वेलकम टू माय चैनल उस्मानी एजू स्किल। और आज स्टूडेंट्स जो टॉपिक होगा हमारा वो एडवांस जर्नल एंट्री पे बेस्ड होगा। इसमें हम लोग प्रैक्टिकली एमएस एक्सेल पे ये करके देखेंगे कि एडवांस जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर दो पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, दो तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके सिलेबस या एडवांस अकाउंटिंग या जो भी अगर आप एज ए अकाउंटेंट कहीं काम करते तो वो आप किस तरीके से उसको इसकी एंट्री पास करेंगे, ये चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं। आमतौर से मैं आपको बता दूं होता क्या है कि जब आप सैलरी वगैरह की एंट्री करते हैं तो वो एक सिंपल जर्नल एंट्री होती है, लेकिन सैलरी से अगर पीएफ, ईएसआई, टीडीएस वगैरह कटता है तो फिर किस तरीके से डिडक्शंस होता है, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, यानी जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर अच्छे से आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो ज़रूर आखिर तक देखें और जहां ज़रूरी हो उसे नोट्स भी करते जाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई करके। इसमें आपको जर्नल एंट्री पास करना है 31 मार्च 2019। ये फाइनेंशियल ईयर का एंड मान के हम लोग कर सकते हैं, 20 मान के कर सकते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो जैसे पहली एंट्री है कि सैलरी 1 लाख फॉर फेब 19 नॉट पेड टिल 31 मार्च। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 लाख रुपए सैलरी फरवरी महीने की है वो मार्च तक अभी पेड नहीं हुई है, तो इसी को आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं, यानी एक्सपेंस हो चुका है और पेमेंट नहीं हुआ है। उस केस में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं? तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। इसी तरीका से एक्सेल पे आपको करना होगा। फिर 2। अब आप देखिए सैलरी को हमने डेबिट इसलिए कर दिया कि सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो चुका है तो वो डेबिट होगा, बस पेमेंट नहीं हुआ है। अगर पेमेंट हो जाता तो टू कैश कर देते, और अगर पेमेंट नहीं हुआ इसका मतलब वो हमारी लायबिलिटी है, तो उसको फिर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये लिखेंगे स्टूडेंट्स। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ये एक लायबिलिटी है जो करंट लायबिलिटी के अंदर आती है, और नरेशन जरूर जर्नल एंट्री में लिखा जाता है। यहाँ लिख देंगे बीइंग सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ फेब 19, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये जो नरेशन मैंने लिखा है ब्रैकेट में, अगर न लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग की बात करें तो इसे लिखना जरूरी समझा जाता है, क्योंकि ये एक रेफरेंस होता है। इतनी सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं कि याद नहीं रहता है, तो इससे नरेशन से आपको याद हो जाता है। अब यहाँ पे अमाउंट कितना लिखें, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन देखना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था 1 लाख, तो 1 लाख रुपीज यहाँ पे हम लोग डेबिट में भी और क्रेडिट में। देखिए 1 लाख रुपए का एक्सपेंस हुआ है और 1 ही लाख रुपए की लायबिलिटी भी क्रिएट हुई है जो पेड नहीं हुई है। अब ये जो एलएफ है, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, जिसको हिंदी में खाता पृष्ठ संख्या कहते हैं। तो अब चूंकि मैनुअल अकाउंटिंग होती नहीं, कंप्यूटर से अकाउंटिंग होती है, तो इसका यूज नहीं होता। यानी ये एक रेफरेंस नंबर है जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो जर्नल एंट्री आपने करा है जिस भी पेज पर, वो लेजर के किस पेज पे ट्रांसफर हुई है, तो इस नंबर से वो फाइंड आउट हो जाती है। तो चूंकि अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है तो इसका इस्तेमाल नहीं करते। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स नंबर 2 पे। फिर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि रेंट 30,000 फॉर अप्रैल 19 वॉज पेड 31 मार्च 19। तो इसमें ये मालूम चल रहा है
कि आपने अप्रैल का किराया मार्च में पे कर दिया, तो मार्च पहले आता है और अप्रैल बाद में, यानी इसे ऐसे कहिए कि आपने किराया एडवांस में पेड कर दिया। इसको हम लोग प्रीपेड बोलते हैं। जब भी हम कोई भी एक्सपेंस एडवांस में करते हैं तो उसको प्रीपेड कहते हैं। तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट, जो भी नाम हो उसका, रेंट है तो रेंट, सैलरी है तो सैलरी, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, जो भी एडवांस में पेड करेंगे उसका नाम लिखेंगे। 30,000 रुपये। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और लिखेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग एडवांस रेंट पेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बार समझा दें यहाँ पे फिर से कि जो प्रीपेड रेंट है वो एडवांस रेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में प्रीपेड एक जो सही वर्ड है वो प्रीपेड ही है, तो आप प्रीपेड यूज करें। ये एक करेंट असेट्स भी है क्योंकि एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ नहीं है, नेक्स्ट मंथ में होगा। और ये जो टू कैश है इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और डेबिट में आप 30,000 लिख दीजिए और क्रेडिट में भी 30,000 रुपये लिख दिए। तो 2 एंट्री आपकी हो गई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट 5,000 फॉर मार्च 19 नॉट रिसीव टिल 31 मार्च, यानी कि जो मार्च का आपका ब्याज बनता है 5,000 रुपये, वो आपको मिला नहीं है। यानी आप ये दूसरे तरीके से कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि आपने इनकम अर्न कर लिया है बट आपको रिसीव नहीं हुआ है। मतलब यू हैव रिसीव इनकम बट नॉट, यू हैव अर्न इनकम बट नॉट रिसीव टिल नाउ। इट मीन्स ये हुआ कि आपकी इनकम है लेकिन मिली नहीं है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पे जॉब करते हैं और महीना पूरा हो गया, यानी आपने 1 महीने पूरे वहां पे सर्विस दी, तो आप पहली तारीख को, अगले महीने की पहली तारीख को जब जाएंगे तो आप अगर पैसा नहीं मिलता तो आप यही कहेंगे कि हमारी इनकम हो चुकी है बट वो अभी हमें मिली नहीं है। तो ये जो होती है इनकम, इसको अक्रूड इनकम कहा जाता है, यानी ऐसी इनकम जो अभी तक हासिल नहीं हुई है, इसे रिसीवेबल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, एंट्री करते हैं। नंबर 3 लिखते हैं अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे कि बीइंग इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ये आप लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 5,000 रुपये था, 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में आप लिख देंगे। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ये आपकी इनकम अर्न हो चुकी है, यानी आपको असेट्स रियलाइज नहीं हुई है बट आपकी एक इनकम जनरेट हो गई है, तो आपकी असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट कर दिया उसको। और टू इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में लिखा, मतलब ये आपकी इनकम है। तो आप जानते हैं कि अकाउंटिंग का रूल है कि इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो टू इंटरेस्ट यहाँ पर हमने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू रूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑफ ₹20,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19 वॉज रिसीव्ड 31 मार्च 19। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20,000 रुपये जो इंटरेस्ट है वो अप्रैल का है, लेकिन वो अप्रैल का इंटरेस्ट हमें मार्च में मिल गया है, यानी पहले ही मिल गया है।
तो ऐसा भी बिजनेस में होता है कि बहुत सारा ट्रांजैक्शन पैसा पहले मिल जाता है और हम गुड्स की डिलीवरी बाद में करते हैं या सर्विसेज बाद में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कोई पैसा एडवांस में मिल जाता है, यानी आप एडवांस में दे नहीं रहे बल्कि आपको खुद मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसकी एक एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे 20,000 रुपये दिया हुआ है, देखिए पैसा तो आपके पास आ चुका है, तो आप कैश को डेबिट कर देंगे। कैश जानते हैं कि असेट्स होता है और असेट्स की एक जो रूल होता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट, तो आपने कैश को डेबिट कर दिया है। और फिर यहाँ लिखेंगे टू अनअक्रूड इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। शायद यहाँ पे वैल्यू 20,000 रुपये है, देख लेते हैं कितनी वैल्यू है उसकी, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये डेबिट में यहाँ पे लिख देंगे और 20,000 रुपये क्रेडिट में लिख देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, कैश को क्यों डेबिट किया हमने, इसलिए कि पैसा आपके पास आ चुका है एडवांस में, और अनअक्रूड इंटरेस्ट का मतलब आपने इनकम अर्न नहीं किया है। जब तक आप उसको सर्विस नहीं दे देंगे या जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं कर देंगे, तब तक ये आपकी लायबिलिटी है। तो अनअक्रूड जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है, इस वजह से लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, तो हमने लिखा है टू अनअक्रूड इंटरेस्ट। उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसको देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि रेंट 20,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19 नॉट पेड टिल 30 अप्रैल, यानी अप्रैल का जो 20,000 रुपये किराया है वो भी 30 अप्रैल तक, यानी उस महीने के आखिर तक पेड नहीं हुआ है। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन ए था कि सैलरी 1 लाख फेब नॉट पेड टिल 31 मार्च, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। उसमें अगले महीने तक नहीं पेड हुआ था और इसमें उसी महीने के आखिर तक पेड नहीं हुआ है, तो दोनों एक ही बात है, तो ये भी आउटस्टैंडिंग के अंदर आएगा। इसका मतलब ये है कि खर्च हो गया है, यानी आप जहां पे रह रहे हैं उसका रेंट हो चुका है पूरा, लेकिन आपने पेड नहीं किया है, तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है और वो हो चुका है, इस वजह से लिखेंगे वहां पे रेंट अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। उसके बाद नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और इसमें जो रेंट की वैल्यू दी हुई है वो है 20,000, तो आप यहाँ पे 20,000 लिख दीजिए। 20,000 डेबिट में लिख दीजिए 20,000 और क्रेडिट में भी लिख दीजिए 20,000। तो ये था स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके से तो आप कैसे एक्सेल पे उसकी एंट्री करेंगे। तो पहले तो आप फॉर्मेट बनाइए, उसमें 5 कॉलम होने चाहिए। उसके बाद डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट लिखिए और जिस तरीके से हमने समझाया आपको वही स्टेप फॉलो करिए और उसी तरीके से जनरल एंट्री को आप करिए। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आइए उसको समझ लेते हैं कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि आप किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम करते हैं, ठीक है। आपकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी मैं बता देता हूं कि आपको जो मूल वेतन होता है, हर सैलरी के अंदर एक बेसिक पे होता है, तो आपको हर महीने 16,000 मिलता है। ये पर मंथ का हिसाब है। डीए 8,000 रुपये पर मंथ है
HRA हाउस रेंट, जो जिन लोगों का मकान खुद का नहीं होता तो उनको रहने के लिए किराए के लिए कंपनी के थ्रू 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और ड्रेस अलाउंस जो कपड़े वगैरह के लिए 5,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। अब ये अलग बात है कि ज़्यादा अमाउंट है, बट ये एक क्वेश्चन है कि ये आपको मान के चलना है कि एक कंपनी आपको हर महीने इतना पेमेंट करती है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि PF, जिसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं, ESI जो कि एक मेडिकल बेनिफिट है, कंपनी के अंदर है, यानी कि एम्प्लॉइयों का PF और ESI कटता है। प्रोफेशनल टैक्स स्टूडेंट जानते हैं आप, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो इनकम टैक्स की वीडियोस बनाई हैं उसमें बताया है कि प्रोफेशनल टैक्स सब्जेक्ट जो है स्टेट का मैटर होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप पर आपकी इनकम पे प्रोफेशनल टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। यूपी में तो खैर नहीं लगता, लेकिन दिल्ली में, गुजरात में, बंगाल में लगता है, और वो एक परसेंटेज नहीं, एक वैल्यू होती है जो 100 से लेके 200 कहीं 250 रुपये तक होती है। इसके अलावा आगे डिटेल दिया हुआ है कि सैलरी जो है हर महीने के आखिर में ड्यू हो जाती है और अगले महीने की पहली तारीख को पेड हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको जनरल एंट्री पास करना है, ये मानते हुए कि 31 मई को आपकी सैलरी ड्यू होती है और 1 जून को यानी कि अगले महीने की पहली तारीख को आप पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि इसका जो मंथ का जो दिया हुआ है कि किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी का ये स्ट्रक्चर है, तो उसका कैसे हम पता करें कि PF कितना होगा, ESI कितना होगा, कैसे हम करेंगे। तो इसके लिए आपके पास ये डेटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C कर लिया, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे और यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। अब यहाँ पे ये कर देने से ये हो गया आपको कि आपको ये पता चल गया कि उसकी सैलरी कितनी है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसकी सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी पता करते हैं। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है टोटल सैलरी। तो देखिए यहाँ पर जो उसका बेसिक है तो हम लोग लिख देते हैं बेसिक पे। तो उसका बेसिक पे है इक्वल टू लगा दीजिए 16,000 रुपये दिया हुआ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें जो एंट्री करनी है वो 1 साल के हिसाब से करनी है। अगर आप महीने के हिसाब से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो आप जो है चाहते हैं कि हर महीने करें तो भी आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से करना है, और अगर आप चाहते हैं कि ये मालूम करें कि 1 साल के हिसाब से कैसे होगा तो भी आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये क्यों मालूम कर रहा हूँ 1 साल की, क्योंकि एंट्री तो करनी है 1 महीने की। अगर इसमें क्वेश्चन के अंदर अगर TDS दिया हुआ है तो हमें 1 साल का मालूम करना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई TDS का जिक्र नहीं है। अगर TDS का जिक्र होता तो हमें 1 साल की इनकम निकालनी पड़ती, क्योंकि TDS जो है वो टोटल इनकम पे निकलता है। तो इस वजह से अभी इसे हटा देते हैं, बेसिक ले लेते हैं प्लस DA प्लस HRA प्लस ड्रेस अलाउंसेस, इंटर कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनकी जो सैलरी है 1 महीने की ग्रॉस सैलरी, जो टोटल सैलरी जिसको बोलेंगे, ये बेसिक हटा देता हूँ, तो इनकी जो टोटल सैलरी 1 महीने की है पर मंथ वो है आपका 35,000 रुपये। 35,000 रुपये इनकी पर मंथ की सैलरी है। अब आपको निकालना है PF। तो आपको बता दें PF कैसे कटता है। तो जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉई का मतलब जो एम्प्लॉई जो काम करता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है PF में वो होता है 12% होता है। यहाँ 12 लिख दीजिए। और जो ओनर आपका होता है यानी एम्प्लॉयर, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है टू PF वो होता है 12.5%। तो इसको कर दीजिए।
अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड, जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है, वो किस पे निकलता है? क्या वो 35,000 पे निकलेगा? नहीं। तो जो निकलता है वो सिर्फ दो चीज़ों पे निकलता है पीएफ, बेसिक और डीए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, आपका जो बेसिक है 16,000 है और डीए है 8,000। इसको आप क्लोज कर दीजिए, यानी 16,000 और 8,000 को जोड़ दीजिए, 24,000 हो जाएगा। इंटू 12% मैंने बताया कि लगता है, तो 2,880 रुपये ये इनका हुआ। तो इसमें एक रूल है कि अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी, बेसिक और डीए मिल के 15,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो उसका जो लिया जाएगा 15,000 के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा। तो 15,000 के अकॉर्डिंग जब आप चार्ज करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया गया था, यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, तो 1,800 आएगा। अब यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात है कि बेसिक और डीए मिलके तो होता है 24,000, तो 24,000 का 12% होता है 2,880, यानी आपका जो पीएफ में पैसा जाएगा वो 2,880 जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इतना ही जाए तो चला जाएगा, लेकिन जो पीएफ का सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से लॉ बना हुआ है कि पीएफ 15,000 रुपए तक मैंडेटरी है, 15,000 या उससे कम होता है तो 1,800 रुपए कटेगा, उससे ज्यादा नहीं। उसके ऊपर आपकी इच्छा है, यानी ये वॉलंटरी है कि आप पेड करना चाहते हैं या नहीं। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा 12 नहीं 14 कट जाए, 15 कट जाए, तो भी कर सकता है, बट इनकम टैक्स के हिसाब से 12% ही डिडक्ट होना चाहिए। वो एक अलग टॉपिक है, जब हम पीएफ पे बात करेंगे कोई भी किसी वीडियो में तो आपको डिटेल में समझाएंगे। वैसे हमारी एक पुरानी वीडियो है, जब आप उसे देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट पीएफ, तो उसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम 2,880 भी ले सकते हैं और 1,800 भी ले सकते हैं। अगर एम्प्लॉय 1,800 देना चाहे तो 1,800 देगा, और अगर वो चाहता है कि हम 2,880 देना चाहे तो वो उतना देगा। अब बात आती है कि एम्प्लॉयर कितना पे करेगा। तो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर जो है वो 12.5% पे करेगा बेसिक और डीए का। तो आप इसको बेसिक ले लीजिए प्लस डीए ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज हो गया। हाँ, इसको ले लीजिए बेसिक प्लस डीए, ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटू 12.5%, 3,000 रुपये। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि 0.5% एम्प्लॉयर अपनी तरफ से ज़्यादा पेमेंट करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मेंटेनेंस वगैरह पे जाता है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो आप देखेंगे कि करीब 5,880 रुपये पीएफ में चला जाता है हर महीने, यानी आपकी सैलरी में से 2,880 रुपये कट जाएंगे और मिनिमम 1,800 रुपये कटेंगे। और एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो आपका ओनर है, वो 3,000 रुपये, यानी जो बेसिक और डीए का 12.5% होता है, वो अपनी तरफ से उस अकाउंट में जमा करता है। तो ये तो रही बात पीएफ की। दूसरी बात आती है ईएसआई की, जो कि एक मेडिकल बेनिफिट है। इसके अंदर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है टू ईएसआई, वो होता है 1.75%। ये रूल है। जहां तक एम्प्लॉयर की बात है, तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो होता है 4.75%। तो अब ये हो गया कि एम्प्लॉय कितना देता है मेडिकल। जैसे कि आप वर्किंग में हैं तो बीमार पड़ते हैं या आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है, तो यही पैसा जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं ईएसआई में, तो आप इलाज जो है फ्री में मेडिकल, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पर फ्री में
इलाज कराते हैं, तो वो ईएसआई उन्हीं लोगों को बोलते हैं जो लोग इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। इसके अंदर ये ज़रूरी है कि आपकी कंपनी ईएसआई के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये कैसे निकलता है, हम लोग चूंकि यहाँ पे जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो ये समझिए ग्रास पे निकलती है। तो ग्रास तो आपका ये है, टोटल सैलरी को ग्रास सैलरी बोलते हैं, वो 35,000 है। उसका निकालेंगे 1.75, तो ये 612 रुपये 50 पैसे आ गए। और फिर स्टूडेंट्स जब एम्प्लॉयर का निकालेंगे तो इंटू 4.75, तो इसका आ जाएगा करीब 1663 यानी 1663। ये इतना कंट्रीब्यूशन उसकी तरफ से हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से करना होता है। पीएफ निकालने के लिए ये दोनों बेसिक और डीए को जोड़ के उसका 12% निकाला जाता है, और ईएसआई के लिए सारा जितना कुछ मिलता है सारा जोड़ दिया जाता है, उसको ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। और उसका ये परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके निकाला जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ से एक लाइन हम क्रॉस कर देते हैं ताकि पता चले कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले सैलरी को डेबिट कर देंगे क्योंकि सैलरी ड्यू हो चुकी है। तो हमने कहा जब सैलरी ड्यू हो जाती है तो डेबिट कर देते हैं। फिर टू क्या कट रहा उसका, एक पीएफ, तो लिखेंगे टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कंट्रीब्यूशन को, टू पीएफ अकाउंट। फिर लिख देता हूँ टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई अकाउंट। फिर लिख देता हूँ क्वेश्चन देख लिया जाए कि कहीं और भी तो कुछ नहीं कह रहा है, और प्रोफेशनल टैक्स की बात है यहाँ पे, तो कुछ दिया नहीं है कि कितना कटना चाहिए। तो मैंने कहा था कि इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता, वैल्यू आप लिख सकते हैं अपनी हिसाब से। तो लिखेंगे टू प्रोफेशनल टैक्स पेबल अकाउंट, और जो कुछ बच रहा है उसको लिखेंगे टू सैलरी पेबल अकाउंट। और फिर लिख देंगे कि बीइंग सैलरी ड्यू आफ्टर फ्यू डिडक्शंस, यानी कुछ डिडक्शन करने के बाद आपकी सैलरी ड्यू हो गई है। अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले जो क्रेडिट में है पीएफ इक्वल टू लगाइए, और ये पीएफ हम पूरा लिख देते हैं, इतना उसका कटता है। उसके बाद ईएसआई 612 रुपये। एम्प्लॉय का लिख रहे हैं, एम्प्लॉयर का तो आप देंगे नहीं, एम्प्लॉयर तो अपनी तरफ से देता है, तो जो आपकी सैलरी से कट रहा है बस उसका लिखेंगे। एम्प्लॉयर का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं होगा। जब पेमेंट की बात आती, कंपनी पेड करती है, तब उस वक्त इसका काम होता है। आपकी सैलरी स्लिप जब मिलेगी तो उसमें सिर्फ जो आपकी तरफ से पेमेंट होता है उसका जिक्र होता है। प्रोफेशनल टैक्स हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 200 रुपये। अब सवाल ये होता है कि आपने टोटल कितना पेमेंट किया, तो इक्वल टू एक पेमेंट ये करा आपने, फिर एक ये करा, और 200 रुपये और, तो कुल मिला के 3,692 रुपये पेमेंट करा। और आपको सैलरी कितनी बन रही थी एक महीने की, 35,000। तो अब आप क्या करेंगे, 35,000 रुपये में से इसको घटा देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आई सैलरी पेबल वो ये है। यानी जो आपके अकाउंट में पैसा आएगा सब कटने के बाद वो आएगा 31,307 रुपये 5 पैसे। ये मिला नहीं है आपको, ये मिलेगा। डेट क्या थी, डेट थी 31 मई, तो आपने ये एंट्री कर दी। अब आप यहाँ से शुरू करिए 1 जून से।
तो 1 जून से पेमेंट किसका करना है? सबसे पहले आप सैलरी का पेमेंट कर दीजिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर दीजिए टू बैंक अकाउंट। जानते हैं स्टूडेंट्स, आजकल क्या होता है, सारा पेमेंट बैंक से ही होता है, तो आप कैश न लिख के बैंक से लिखिए। बहुत छोटा पेमेंट अगर हो तो कैश लिखा जाना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करते रहिए उसको आप न लिखिए बीइंग, यहाँ पे एक चीज गलत हो गई, आपको लिखना था सैलरी पेबल। ये जो सैलरी पेबल है वो डेबिट करना था, क्योंकि सैलरी तो पहले ही आप डेबिट कर चुके थे। उसके बाद अमाउंट यहाँ डाल दीजिए, अमाउंट कितना है? 31,307 और क्रेडिट में भी है, तो जब 1 जून आएगी तो आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। अब आ जाते हैं पीएफ और ईएसआई के बारे में। तो पीएफ और ईएसआई का जो रूल है कि 15 तारीख तक आप पेमेंट कर दीजिए, तो 1 से 15 जून तक अपने पास टाइम है। सपोज हम लोग 11 तारीख को पेमेंट कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट, इसको भी डेबिट कर देंगे। देखिए पेमेंट के टाइम ना दोनों को करते हैं, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी, लेकिन जब ड्यू करते हैं तो नहीं करते, सिर्फ एम्प्लॉय को करते हैं। अब इसी तरीके से ईएसआई को एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई अकाउंट डेबिट, फिर एम्प्लॉयर का भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, इसको भी डेबिट कर देंगे। और टू, ये स्टेचुरी पेमेंट है, मतलब गवर्नमेंट को पेमेंट है, तो हमेशा गवर्नमेंट को पेमेंट बैंक से होता है, तो टू बैंक कर दीजिए। फिर लिखिए बीइंग पीएफ एंड ईएसआई पेड। अब ये आपने पेड करा। अब यहाँ पे आता है कि आपको कितना लिखना है। देखिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो आपको पता है, ये रहा। उसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपने इधर निकाला था, अभी हमने कहा था कि निकाल के रख लेते हैं, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रहा। उसके बाद ईएसआई, तो ईएसआई जो होता है मेडिकल बेनिफिट, वो एम्प्लॉय का 1.75, वो ये निकाला था हम लोगों ने, इसको रख लेते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन ईएसआई में है उसको भी हम लोगों ने निकाला था, ये था वैल्यू, उसको रख लेते हैं। तो ये चारों हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे सबको ऐड कर दीजिए, सम का फार्मूला लगा दीजिए, और ये जितना आप पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का दोनों, क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करता है स्टूडेंट्स की आपका भी पैसा डिडक्ट करके अपने पास ही रखता है, और जो अपनी तरफ से पेमेंट करता है वो उसके पास होता ही है, तो दोनों मिला के चालान से, ये पेमेंट करने का एक चालान होता है, तो वो दोनों मिला के फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देता है। तो ये हो गया आपका। एक पेमेंट और रहा, सपोज कि 15 तारीख को प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट होना है, तो लिख देंगे प्रोफेशनल टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन आप लिख देंगे बीइंग प्रोफेशनल टैक्स पेड। और स्टूडेंट्स आप देख लीजिए हमने कितना एज्यूम करा था, यहाँ पे प्रोफेशनल यहाँ पे है 200, तो जो भी अगर वैल्यू दी रहती तब तो कोई इशू ही नहीं था, और जब नहीं दिया हुआ है तो आपको कोई एक वैल्यू मानना होगा। क्वेश्चन में चूंकि लिख दिया गया है कि आप प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करिए, तो हमने 200 रुपये यहाँ पे लिख दिया। तो ये था स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन
एक में हमने आपको आउटस्टैंडिंग, एडवांस, अक्रूड और अनअक्रूड जो एडवांस जनरल एंट्रीज होती हैं उसको करके दिखाया। दूसरे में एक एम्प्लाई की सैलरी मानी, उसके क्या क्या पेमेंट्स होते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट डिडक्ट करती है, तो दोनों चीज़ों को हम लोग किस तरीके से करेंगे उसको भी एक्सेल पे आपको करके बताया यहाँ पे। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, तो आप क्या करें, इन दोनों क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लें या इसका जो है कोई भी किसी तरीके से इसको कैप्चर कर लें इसकी इमेजेस को। उसके बाद जो हमने बताया उसको सामने रखें और नोट्स करते जाएं। अगर इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स आज जो देख रहे थे वो था कि किस तरीके से एडवांस जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं एक्सेल में, और ये अगर आपको एंट्री करना अच्छे से आ जाता है तो उसी एंट्री को एक्सेल या किसी भी सॉफ्टवेयर पे करना होता तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमने आपको एक एम्प्लॉय का सैलरी के किस तरीके से डिडक्शंस करते हैं और फिर उसको कैसे एक्सेल पे पास करते हैं वो बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें